दोनों देशों के बीच होने जा रहे सालाना द्विपक्षीय समिट का प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब भी मिलते हैं, दोनों की दोस्ती का नया चैप्टर शुरू हो जाता है। क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? यह सवाल दुनिया कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे और दिखावे के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के भारत दौरे को कई देश उम्मीद लगाए देख रहे हैं। उम्मीद रूस और यूक्रेन में शांति बहाली का। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत और शांति से समाधान निकालने की अपील करते रहे हैं, उससे विश्व पटल पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि शांति दूत की तरह उभर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच सालाना होने वाली बैठक की मेजबानी इस साल भारत कर रहा है। मोदी और पुतिन की मुलाकात में दोनों देशों की ऐतिहासिक दोस्ती की झलक फिर से दुनिया देखने जा रही है। रूस से रक्षा, व्यापार, आर्थिक साझेदारी समेत कई मामलों पर चर्चा होने और समझौते की उम्मीद है। लेकिन इस बीच दुनिया की नजर भारत पर एक और वजह से टिकी हुई है, वो है रूस यूक्रेन युद्ध। सवाल उठ रहे हैं, मोदी रुकवाएंगे यूक्रेन युद्ध? दुनिया को मोदी से उम्मीद है। क्यों दुनिया मोदी को शांति दूत की भूमिका में देख रही है? इसे समझने के लिए पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन से पिछली कई बार की बातचीत या मुलाकात को समझना जरूरी है। 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर किया था हमला। पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर की थी बात। युद्ध का समाधान बातचीत से सुलझाने की सलाह। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता भी जताई। 4 अक्टूबर 2022 पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। भारत ने युद्ध का बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर दिया। 24 अगस्त 2024 पीएम मोदी पोलैंड दौरे के बाद यूक्रेन पहुंचे। जेलेंस्की से मुलाकात में युद्ध खत्म करने पर चर्चा हुई। मोदी ने युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति से निकालने की बात कही। शांति की दिशा में भारत के एक्टिव भूमिका निभाने का भरोसा दिया। 27 अगस्त 2024 यूक्रेन यात्रा के 4 दिन बाद पीएम मोदी की पुतिन से हुई बात। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने शांति पहल की चर्चा की। 30 अगस्त 2025 एससीओ समिट से ठीक पहले पीएम मोदी की जेलेंस्की से फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को शांति बहाली के लिए हर प्रयास में सफलता का भरोसा दिया। 1 सितंबर 2025 एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी की पुतिन से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर शांतिपूर्ण प्रयासों पर चर्चा हुई। 18 सितंबर 2025 रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया। पुतिन ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बातचीत में फिर रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान पर हुई चर्चा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से इन मुलाकातों और फोन पर बातचीत में हर बार यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर पीएम मोदी ने जोर दिया। यही वजह है कि पोलैंड को भी पीएम मोदी और पुतिन की होने वाली मुलाकात से यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकलने की उम्मीद है। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश और नाटो का सदस्य भी है। पोलैंड के राज्य सचिव और उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव तेओफिल बार्तोशजेवेस्की ने कहा, पीएम मोदी और पुतिन के रिश्ते काफी गहरे हैं। पुतिन पीएम मोदी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन उनकी सलाह मान सकते हैं। पोलैंड के साथ यूरोपीय देशों को भी पीएम मोदी से उम्मीदें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति बहाली में भारत को मान रहे हैं अहम। भारत की मध्यस्थ भूमिका से फायदा होने की जता रहे उम्मीद। पोलैंड के साथ ही यूरोपीय देश रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका को इसलिए भी अहम मान रहे हैं क्योंकि चाहे तेल खरीदने की बात हो या फिर कूटनीतिक रिश्ते, भारत और चीन रूस के बड़े साझेदार हैं। भारत पारंपरिक रूप से रूस का साझेदार रहा है। अमेरिका जिस तरह से टैरिफ और दूसरे प्रतिबंधों से भारत, चीन और रूस पर दबाव डाल रहा है, उससे निकलने में शांति वार्ता एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों से शांति की अपील करते आ रहे हैं। ऐसे में संभव है कि पुतिन मोदी की शांति प्रक्रिया की सलाह को मान लें और यूक्रेन युद्ध का समाधान बातचीत के जरिए निकालने पर सहमत हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया। कुछ सवाल लेकर हम जनता के बीच गए।
लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। जो सवाल पूछे उनमें से पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुतिन से मुलाकात के दौरान मोदी यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए कहेंगे। 35% लोगों ने कहा कि मोदी बातचीत से समाधान की सलाह दे सकते हैं। 20% लोगों ने कहा मोदी की बातें सुनते हैं पुतिन। 29% लोगों ने कहा भारत निभा सकता है मध्यस्थता की भूमिका, और 9% लोग ये कह रहे थे कि इस विषय पर कोई बात ही नहीं होगी। 7% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल, भारत रूस के साथ ही अमेरिका और यूरोप से भी अपने संबंधों को संतुलित करते हुए चल रहा है, आपकी राय क्या है? 21% लोगों ने कहा भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। 47% लोगों ने कहा किसी बाहरी दबाव में भारत आता नहीं है। 32% लोगों ने कहा भारत की वैश्विक कूटनीति है। एक और सवाल, यूक्रेन पर भारत के ट्रंप का साथ ना देने के बाद पुतिन के दिल्ली दौरे के पीछे के संदेश क्या है? 24% लोगों ने कहा कि ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देना था। 10% लोगों ने कहा यूक्रेन युद्ध रूस का मुद्दा है। 47% लोगों ने कहा भारत की तटस्थ रणनीति है, ये उसका परिणाम है, और 19% ने कहा कि कह नहीं सकते। सर्वे का एक और सवाल, भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को आप देख कैसे रहे? 77% लोगों ने कहा आपसी समझ और साझेदारी है इन रिश्तों में। 10% ने कहा वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टि है। 60% लोग कह रहे थे एक दूसरे के हितों का ख्याल है, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार, एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता पूर्व राजनयिक मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं निपुण आलम बयान के पास चलूंगा, ये पूछने की कोशिश करूंगा, निपुण जी इस वार्ता को आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर व्यापार की बात होगी, डिफेंस की बात होगी, संजय जी बताएंगे, लेकिन अगर ये बातचीत हो रही है तो क्या इस बातचीत में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रूस और यूक्रेन का युद्ध भी हो सकता है? बिल्कुल मनोज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। हालांकि मेरे से ज्यादा अनुभवी राजनयिक सर और संजय सर बैठे हुए हैं, जी लेकिन आपने जैसे मेरे से प्रश्न कहा, बिल्कुल निश्चित रूप से मुद्दा उठेगा। और देखिए, भारत का एक नजरिया रहा है। देखिए, नेहरू जी से लेकर अगर मोदी जी तक हम बात करें, तो जहां हम पहले नेम की बात करते थे, वहीं आज हम मल्टी एंगेजमेंट की बात करते हैं। लेकिन आपने देखा, हम कभी भी किसी भी मामले में एक मीडिएटर बनने की भूमिका से बचते रहे हैं, या फिर ये कहें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये पार्ट नहीं रहा है। हमने ये जरूर कहा, आपको जब याद होगा, पीएम मोदी जब यूक्रेन की यात्रा पर भी जाते हैं और रूस की यात्रा पर भी जाते हैं, उनका स्टैंड ये था, उनका कहना ये था कि ये समय वॉर का नहीं है, और हमारा नजरिया ये है कि आप दोनों बैठकर बात करें। जो हमने देखा कि हमेशा भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो, कोई और भी द्विपक्षीय मामला हुआ है, तो भारत ने हमेशा किसी भी मीडिएटर को नकारा है। तो भारत का स्टैंड ये रहा कि आप दोनों बैठिए, आपके बीच में जो भी मुद्दे हैं उसको बैठ कर सुलझाइए, ना कि किसी और को इसमें क्या कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए। तो मुझे लगता है कि मेन बात इस बारे में यही रहने वाली है। भारत कहीं ना कहीं रूस को ये बात समझाने का प्रयास करेगा, और मैं तो ये कहूंगा कि भारत की जो ग्रोथ है, जो रिकॉर्ड की गई 8.1, आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ रेट दुनिया में किसी के नहीं। तो भारत वो मानक भी दिखाने का प्रयास करेगा। लेकिन बात क्या है कि हम भी जानते हैं कि रूस इस वॉर में क्यों है, क्या रीजन है, किस वजह से रूस इस वॉर में गया। ये बहुत एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट्स है कि अगर रूस ना जाता तो उसकी स्थिति क्या होती है, अगर यूक्रेन नाटो का या फिर ईयू का पार्ट बन जाता। जी तो बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो हम समझते हैं कि रूस की विदेश नीति की मजबूरियां क्या हैं। लेकिन एक बड़ी बात क्या है, भारत अपने संबंधों को इन सब मुद्दों से हटकर देखता है, क्योंकि भारत की और रूस की जो मित्रता है, इसको हम हमेशा बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कि टाइम टेस्टिंग फ्रेंड रशिया हमारा रहा है। बीच में कुछ रहा, तालिबान को लेकर इश्यू रहा, जब तालिबान 2021 में आया था, जब पाकिस्तान से नजदीकियां रूस की और चीन से बढ़ने लगी थी। लेकिन हम देखें, तब भी हम देखें कि स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप जितनी स्ट्रेंथ के साथ हमारी रशिया के साथ रही, केवल हम बायर ही नहीं है बल्कि साथ मिलकर बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाते भी हैं, और अब भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार भारत अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज में चेंजेस ला रहा है, प्राइवेट सेक्टर को और कई देशों को उसमें शामिल करने के लिए तैयार हुआ है। तो मुझे उस और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो सबमरीन को लेकर बातें हो,
बहुत सारे एरियाज में नए ऑप्शंस को तलाशने का प्रयास किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो विजिट है वाकई में कई मायने से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जहां अमेरिका एक नए इक्वेशंस को एस्टेब्लिश करने का प्रयास दक्षिण एशिया में खासतौर से पाकिस्तान के माध्यम से कर रहा है। तो ऐसे में रशिया का भारत में विजिट करना निश्चित रूप से वेस्ट और यूरोप के लिए काफी तनाव का विषय है इस समय। ये जी वाकई तनाव जैसी स्थिति है। मेरे साथ संजय कुलकर्णी साहब हैं। मैं गुप्ता जी के पास आऊँगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। संजय कुलकर्णी साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई चीज़ें सुलझने की दिशा में हैं? जेलेंस्की ने कुछ ऐसे संकेत दिए थे, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि वो गिव अप करने को लेकर एक बयान आया था उनका, लेकिन अभी यूक्रेन से एक और बयान आया है। यूक्रेनी सेना के पूर्व कमांडर चीफ बलेरी ने कहा है कि यूक्रेन में परमाणु हथियारों की तैनाती होनी चाहिए। नाटो सदस्य और प्रमुख विदेशी सैन्य बल की मौजूदगी को स्वीकार करना अब सुरक्षा के लिए जरूरी हो गया है। तो एक तरफ परमाणु हथियारों की तैनाती और दूसरी तरफ शांति की बात, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज जी। सवाल यह है कि जब न्यूक्लियर हथियार जो वहां पे थे, और कह सकते हैं कि विश्व के तीसरे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार यूक्रेन की जमीन पर थे, और बुखारेस्ट के बाद जिस प्रकार से एक संधि हुई जिसमें यूएस यूके शामिल थे, और उन्होंने उनको यूक्रेन को एक तरीके से गारंटी दी कि यूक्रेन की जो प्रभुसत्ता है उसमें कोई ये नहीं आएगा, आंच नहीं आएगी। तो उसको देखते हुए सारा का सारा जो भी न्यूक्लियर आर्मामेंट यूक्रेन पे था वो चला गया। लेकिन हम जब देखते हैं कि जब ये कार्रवाई हुई और उसके तुरंत तकरीबन जैसे नेटो की हम बात करते हैं, 1949 में 12 सदस्यों का नेटो था, उसके बाद और 4 सदस्य आए। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन का टूटा और तकरीबन 10 साल के बाद 16 और सदस्य 2023 और 2024 में स्वीडन और फिनलैंड आ गए, और उससे पहले मैसेडोनिया आया। तो आप समझ सकते हैं कि 32 देशों का ये एक नाटो ग्रुप बना। तो ये नाटो जो है बना जब था 1949 में, ये था सोवियत यूनियन के बरखिलाफ। अगर सोवियत यूनियन के बरखिलाफ बना था, और जब सोवियत यूनियन टूट ही गया तो उसको तो टूटना तो छोड़ो, उतने वो 32 16 का 32 हो गया। तो ये समझ सकते हैं ये जो ईस्टर्न जो तरह के रूप में जा रहा था, फैल रहा था। तो ये जो है इसको लेकर के बार बार पुतिन ने भी कई बार बताया, और म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में भी जिस प्रकार से उन्होंने स्पीच दी, उसके बाद भी यहाँ तक कि फरवरी 2022 में जब उन्होंने युद्ध लॉन्च किया, स्पेशल ऑपरेशन किए, तो जनवरी 2022 में बाइडेन के साथ उनकी बातचीत हुई। इसमें फिर से उन्होंने कहा कि नाटो को लेकर के, उसकी सदस्यता को लेकर के यूक्रेन उसका सदस्य नहीं बन सकता है, और ईस्टर्न नेटो स्टेट में इसी प्रकार से भी आप कोई हथियार जो है वो वहां पर नहीं रखेंगे जिससे कि रूस को किसी प्रकार से खतरा हो। लेकिन वो बात मानी नहीं गई, और आपने देखा कि किस प्रकार से 24 फरवरी 2022 को जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो आज तक ऐसे हालात में आ गया है कि आज की तारीख में, खासकर 2025 में, रूस हर महीने 465 स्क्वायर किलोमीटर का इलाके के ऊपर कब्जा करा। हर महीने इस 2025 में इसका ये रिकॉर्ड रहा है। 2024 में इससे कम था। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे किस प्रकार से रूस की पकड़ इस लड़ाई में बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है, और यूक्रेन को तकलीफ हो रही है। अब नेटो के सदस्यता को लेकर के हो, या यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को लेकर के हो, या जैसे भी है, लेकिन रूस ने दिखाने की कोशिश की है कि हमें हमारी उनकी जो है वो रेड लाइन्स है, और वो रेड लाइन्स को अगर पार करेगा कोई तो इनको मानना नहीं है। लेकिन आज की तारीख में, आज जो बातचीत हुई है, विटकॉफ जाकर के पुतिन से मिलेंगे, उनको बताएंगे, उनके साथ उनके दामाद भी हैं ट्रम्प के, कुशना, तो वो भी बताएंगे कि किस प्रकार से 28 पॉइंट प्लान से घट करके उनका जो 19 पॉइंट प्लान था, 20 पॉइंट प्लान, काफी प्लान है इनमें। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस जो एरिया कब्जा किया है वो छोड़ेगा? वो मुझे लगता है नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लड़ाई शुरू होने से पहले भी डीएनआर और एलएनआर यानी कि डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक बन चुका था, और उसके लेकर के जो डोनबास का रीजन है, उसके बाद उन्होंने जापोरेजिया ले लिया, उन्होंने खेरसॉन ले लिया, ओडेसा ले रहे हैं, या खार्किव में रूस को जरूर थोड़े बहुत सेटबैक्स हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से
पलटवार यूक्रेन कर रहा है, और इस प्रकार से मॉस्को में हुआ या बाल्टिक सी में उनके 3 टैंकर्स को बर्बाद किया गया, जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को हथियार अभी भी मिल रहे हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से, अभी भी मिल रहे हैं, और वो हथियार कौन देख रहा है ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं गुप्ता जी के पास आता हूं, लेकिन गुप्ता जी एक और सवाल हमने लोगों से जो पूछा था बड़ा महत्वपूर्ण था कि पुतिन के भारत आने से पहले ही दोनों देशों के संबंधों में रणनीतिक प्रगति हुई। रक्षा के क्षेत्र में रूस से भारत के लिए अच्छी खबर यह आ रही है कि भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर करार हुआ। रूस भारत को न्यूक्लियर सबमरीन देने जा रहा है। यह डील क्या है, एक बार दर्शकों को बता दें। भारत को रूस न्यूक्लियर सबमरीन देने जा रहा है। भारत को परमाणु संयंत्र से चलने वाली SSN सबमरीन देगा। भारत को 10 साल की लीज पर यह न्यूक्लियर सबमरीन मिलेगी। 2028 तक इस न्यूक्लियर सबमरीन को रिफिट कर सौंपेगा भारत, और 2027 तक रूस से यह सबमरीन भारत चाहता है। भारत को रूस से मिलने वाली यह दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। 2012 में भारत ने रूस से INS चक्र सबमरीन 10 साल की लीज पर ली थी। 2022 में INS चक्र सबमरीन वापस रूस चली गई। कई हफ्तों तक पानी के भीतर यह न्यूक्लियर सबमरीन रह सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन से देश की समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। सवाल जो हमने पूछा था वो सवाल ये था कि पुतिन के दौरे से पहले भारत और रूस में न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर आखिर करार हुआ। आपकी राय? समुद्र में ताकत बढ़ेगी भारत की, 39% लोगों ने कहा, 11% ने कहा पाकिस्तान के लिए सख्त संदेश है, 42% लोगों ने कहा रक्षा क्षेत्र में बढ़ सकती है साझेदारी, और 8% कुछ भी कहना नहीं चाहते। गौरी शंकर गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, स्वाभाविक तौर पर जो बुनियाद है वो बुनियाद अगस्त में रख दी गई थी, तब जब अजीत डोभाल और जयशंकर विदेश मंत्री दोनों रूस की यात्रा पर थे। वहां पर तमाम सारी बैठकें हुई थी। इस बीच एक और घटनाक्रम यह हुआ कि पुतिन और ट्रंप की जो अलास्का में बैठक हुई, वो बैठक उम्मीद की जा रही थी कि शायद कोई बड़ा संकेत निकल कर आएगा, लेकिन संकेत निकल कर नहीं आया और वो बेनतीजा खत्म हो गई। उस बैठक के बाद अब ये जो बैठक होने जा रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की, क्या आपको लगता है कि चाहे वो व्यापारिक मामले हो, रणनीतिक मामले हो, कूटनीतिक मामले हो, या फिर कोई बड़ा संदेश हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होगी? नमस्कार मनोज जी, नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को भी। देखिए, ये विजिट जो है प्रेसिडेंट पुतिन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। आप देखेंगे कि जब से यूक्रेन वार चालू हुआ है उसके बाद ये पहला विजिट होगा भारत का। और वैसे समिट लेवल पे 23rd जो समिट लेवल मीटिंग्स होती हैं एनुअल, वो 23rd मीटिंग इस बार होगी। लेकिन इस मीटिंग का सिर्फ मतलब 23rd जो समिट लेवल मीटिंग है उसी से नहीं है। ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो ड्रामेटिक चेंजेज आए हैं पिछले 8-10 महीनों में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी इंटरनेशनल इक्वेशंस और अलाइनमेंट बड़े बदलते जा रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका जो है अपनी जो उनकी इंपोर्ट की पॉलिसी है उसके लिए तरह तरह के दबाव डाल रहा है, और वो एक दबाव भारत के ऊपर भी 25% एडिशनल ड्यूटी लगा के कि आप वहाँ से एनर्जी इंपोर्ट नहीं करें। तो इस तरह की जो नीतियां हैं वो सब की सब कंसिडर की जाएंगी। इसके अलावा यूक्रेन का जो वार है वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वहां यूक्रेन को अब सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास न हथियार हैं, न मैन पावर है, और न उनके पास मनी है। और जो पैसा आया है उसका आप देख रहे हैं कितने करप्शन के स्कैंडल्स वहां पे निकल के आ रहे हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड भी उससे नाराज है। वो किस फॉर्म में आएगा, नेचुरली रसिया जो है, जो डोनबास और जो बाकी के ईस्टर्न प्रोविंसेज में जो कब्जा कर लिया है, नेचुरली वो तो रखना ही चाहेगा, उसमें तो कोई मतलब दो राय ही नहीं है कि वो उसको सरेंडर करेगा। लेकिन इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। इसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो है 1990 के पहले जाता है, जब रसिया का सोवियत यूनियन का जब विघटन हुआ और कई नए देश बने। उस समय ये एक गारंटी दी गई थी रसिया को
कि जो सोवियत यूनियन के जो हिस्से अलग हो गए हैं उनको किसी भी हालत में नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। ये गारंटी बड़ी क्लियरली दी गई थी 1992 में। लेकिन उसके बाद 1990 ऑनवर्ड्स एक्सपेंशन होता गया नेटो का, और जैसे हमारे प्रीवियस वक्ताओं ने बताया 16 और कंट्री उसमें शामिल हो गए। सबसे पहले चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड 99 में जुड़े, और लास्ट में जो वो स्वीडन, फिनलैंड और नेबरिंग कंट्रीज है, ये जुड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है जी। सोवियत यूनियन, रशिया को मिल रही है, और वो नहीं चाहेंगे कि ये इस तरह का सिक्योरिटी परसेप्शन और डिफिकल्ट बन जाए अगर यूक्रेन किसी भी रूप में नेटो के साथ अलाइनमेंट करता है तो। जी। तो ये जो एक बहुत बड़ी समस्या थी रशिया के साथ में, इसी की वजह से रशिया ने पूरा विरोध किया कि किसी भी हालत में यूक्रेन नेटो में नहीं जाना चाहिए, और वहाँ पे नेटो के आर्मामेंट्स डिप्लॉय नहीं होने चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल हम अपने देश की बात करें, अगर चाइना कल अपने किसी नेबरिंग कंट्री में न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करेगा तो हमें भी उसके ऊपर बहुत भारी एक्शन लेना ही पड़ेगा, और जी। कोई रास्ता नहीं होता है। जी। तो जी। यही रास्ता रशिया के पास था, तो उन्होंने ये रास्ता अडॉप्ट किया। तो हमारे बायलैटरल रिलेशंस के बारे में अगर देखें